हेलो बच्चों। बेटा हम लोग कर रहे हैं डी कोडिंग ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी कोडिंग मीन्स टू से हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं एनसीईआरटी की। आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड वेरिएशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, कहते हैं देयर इज एन इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ईच सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जनरल ट्रेंड, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जनरल ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जब हम चलते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस because of increase in effective nuclear charge। ठीक है ना, जो हम प्लस वन स्टैंडर्ड में करके आए हैं जनरल ट्रेंड वेरिएशन। जो यहाँ पे वही हम ट्रांजिशन एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम चलेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या करती हैं, इंक्रीज करती है। इंक्रीज ड्यू टू, कारण क्या है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जैसा हमने डिस्कस किया, साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक है, विच अकॉम्पनीज द फिलिंग ऑफ द इनर डी ऑर्बिटल्स। किसके विद रिस्पेक्ट टू, इनर डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से। ठीक है ना, साइड बाय साइड क्या होता जाता है, इनर डी इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाते हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम शेल में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग अप इन द सेम शेल। और यहाँ पे कौन सा है, पेनल्टीमेट 3D 4D एंड 5D। तो जब 3D की बात करेंगे तो 3D में प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विल बी ग्रेटर एंड इट्स रिमूवल बिकम्स डिफिकल्ट, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकम्स हाई। First three आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हमें टेबल में गिवन है। The values shows that the successive enthalpies of these elements do not increase as steeply as in case of non-transition elements। अब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केस में एस और पी ब्लॉक की बात होती है, तो उस केस में जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पीज स्टीपली मतलब बहुत ज़्यादा राइज करती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टीप राइज नहीं होती है। पहले टेबल देख लेते हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं, फिर वहाँ से और ज़्यादा थोड़ा हो जाएगा इजी डिस्कस करना। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज टेबल 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 4.2, ये है आपका टेबल 4.2। यहाँ पे देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है हमने, तो ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ध्यान से देखिए 631 656 650 653 717 762 58 36 45 96 906। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वेरिएशन 31 से 56 हुई, इंक्रीज हुई, लेकिन आगे डिक्रीज करके डिप कर गई, फिर इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, इंक्रीज, यहाँ पे फिर डिक्रीज कर गई, डिप आ गया पीछे, फिर डिक्रीज हुई, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुई, यहाँ पे इंक्रीज। मतलब आप देख सकते हो
दो जगह डिप हुई है, ये 3 जगह, एक ये और ये, मतलब निकल के केस में, कोबाल्ट के केस में और इधर वैनेडियम के केस में डिप आया है आयनोजन, फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी की बात करें। सेकेंड की बात करते हैं, 1235 थी स्कैंडियम के केस में, टाइटेनियम के केस में 1309 हो गई, 1414 हो गई, 1592, यहाँ पे ये डिक्रीज कर 1592 से 1509 के ऊपर आ गई, डिप, सेकेंड आयनाइजेशन थेरेपी डिप कर गई। देन फिर इंक्रीज हुई, इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, लास्ट में जाके फिर डिक्रीज कर दी। 734 रुपया 1958 से सीधा 1734 रुपया अभी डिप कर गया नीचे आयनाइजेशन थेरेपी फैक्टर। थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी की बात करते हैं, यहाँ पे 2393 है, 2657 हो गया, 2833 होगी, 1 किलो जूल पर मोल में एनर्जी सारी की सारी, ये भी इंक्रीज कर दी, इंक्रीज, यहाँ पे आके डिप कर दी, है ना। फिर इंक्रीज की, फिर इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, लास्ट तक इंक्रीज कर दी। तो आप देख पा रहे हो तीनों के तीनों आयनाइजेशन थेरेपी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जब हम यहाँ से टेबल से डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि इंक्रीज डिक्रीज ऐसे, मतलब कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, पैटर्न नहीं है। दूसरी बात, कोई बहुत ज़्यादा स्टीप कांस्टेंट ग्राफ नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा राइज नहीं हो रहा है, बहुत कम नहीं हो रहा है, ठीक है, एक एवरेज सी रह रही है। इसी चीज़ के बारे में वहाँ पे डिस्कशन हो रही है, कहते हैं इतनी ज़्यादा स्टीप राइज नहीं होती जितनी ज़्यादा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में होती है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, इन केसेस में नहीं। तो इसके ऊपर बात चल रही है, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये है आपके पास, यहाँ पे क्या है, these values show that the successive enthalpies of these elements do not increase as quickly. The variation in ionization enthalpies along series transition elements much less in comparison to variation along the period in non-transition elements. वही बात जैसे मैंने बताया ही है कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहती हैं, यहाँ पे उतनी ज़्यादा वेरिएशन, उतना ज़्यादा स्टीप राइज और फॉल नहीं हो रहा है। नाउ द फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी इन जनरल इंक्रीजेस, जनरली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज इन द सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन थेरेपीज फॉर द सक्सेसिव एलिमेंट इज मच हायर अलोंग द सीरीज। जब एक पर्टिकुलर सीरीज की बात हो रही है, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जब बात हो, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी की बात हो रही है, तो वो बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मच हायर अलोंग द सीरीज, मच हायर। तो उसके पीछे रीजन सिंपल सा होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट हो जाता है तो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो नेट न्यूक्लियर चार्जेस को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, जिस वजह से सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन थेरेपीज का एक्सेसिवली इंक्रीज होना है, ये जेन्युइन है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। Now, the irregular trend in the first transition therapy of the metals of 3D series की बात हो रही है, though little chemical significance, कहते हैं इतना ज़्यादा इसकी केमिस्ट्री के पीछे इतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं है, can be accounted for by considering that the removal of one electron alter the relative energies of 4s and 3d orbital। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना है, 4s से जाना है, इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन पता है ना, ये होती है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। तो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट दैट इज 4s सबशेल से जाएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन 4s सबशेल से जाएगा, जाहिर सी बात है जो n-1d और ns सबशेल की जो बोलते हैं उनकी सिमिलर एनर्जी होती है, ये एनर्जी गैप बढ़ जाता है वहाँ पे। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर शफल हो रहा है, अपनी लोकेशन छोड़ रहा है, रिमूव आउट हो रहा है, तो वहाँ पे n-1d और ns की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हम अब नहीं बोल सकते कि वो सिमिलर एनर्जी रहेगी, वही चीज़ ये बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अल्टर द रिलेटिव एनर्जीज।
सो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा डी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम n s इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बिफोर n-1 d इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बताया ये पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, ns सब शेल से जाएंगे, हायर शेल में से, फिर जाएगा इनर शेल जो n-1 d होगा। So as we move along the period 3D series, we see that nuclear charge increase from scandium to zinc, but electrons are added to orbitals of inner shell, that is 3D orbital. न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहे हैं, इनर शेल में। 4s में ही, 4s में तो पहले ही आ गया, ठीक है, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या रहती है, 3d से कम है, तो इलेक्ट्रॉन 4s में तो पहले ही चले गए हैं। n-1 d में आ रहे हैं लगातार इलेक्ट्रॉन 1 by 1, वो चीज़ हो रही है। these 3d इलेक्ट्रॉन शील्ड द 4s इलेक्ट्रॉन। ये जो 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, 4s इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज समवट क्यों, मोर इफेक्टिवली देन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कैन शील्ड वन अनदर। जो इनर 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3D सीरीज की बात हो रही है, तो 3D सीरीज के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, टू अट्रैक्ट नियर द टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है ना। बट ये 3D इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जब 3D इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में इंक्रीज कर रहे हैं, तो 4s इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे वहां। देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज लेस रैपिडली, इसकी वजह से जो डिक्रीज इन साइज होना चाहिए, एटॉमिक साइज होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना। दस आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ओनली स्लाइटली, यही कारण है कि जो आयनाइजेशन थैरेपी है वो स्लाइटली इंक्रीज कर रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रही। तो कहने का मतलब जो आंसर है कि वाई देयर इज शफलिंग इन द आयनाइजेशन थैरेपीज, वो ओवरऑल ये है, डी कन्फिगरेशन। सिंपल सी बात ये है, नटशेल में हम कह सकते हैं द n-1 d इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन एटॉमिक साइज, मतलब स्लाइट जो इंक्रीज हो रहा है, एंड सेकेंड वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इस चीज की। नाउ सो हुआ क्या है, देयरफॉर जो एटॉमिक रेडियस है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज लेस रैपिडली, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ओनली स्लाइटली, ठीक है ना, देन द 3D सीरीज। The doubly or more highly charged ions have d-n configuration. d-n configuration, d-n means to say कुछ भी 1 2 3 4 5 ऐसे करके d-n configuration हो जाती है, जो highly charged ions होते हैं। highly charged मतलब 2 पॉजिटिव से ऊपर वाले, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन n-1 d 1 to 10 है, n-1 to 2 है, तो आफ्टर लूजिंग 1 to 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज चला गया 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, उस केस में n-s तो खत्म हो गया, तो सिर्फ n-d बचा, फिर n-1 d, उसकी बात हो रही है। तो d-n configuration with no 4s electrons, a general trend of increasing values of second ionization therapy is expected as the effective nuclear charge increase, because one d electron does not shield another electron from influence of nuclear charge, because d orbital different direction। s खत्म हो गया, बचा कौन, d, तो d d ट्रांजिशन, वहाँ पे d इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे d इलेक्ट्रॉन को शील्ड ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो शेप्स हैं, d ऑर्बिटल की शेप वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, कोई xy प्लेन में है, कोई yz प्लेन में है, कोई zx प्लेन में है, कोई xy एक्सिस के ऊपर है, कोई जेड एक्सिस के ऊपर है, तो सभी की डायरेक्शंस अलग अलग होने की वजह से क्या है, वो आपस में शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, वो सिर्फ करते थे 4s के लिए। अब 4s खाली हो गया, काम खत्म हो गया, और वहीं से वेरिएशन आनी स्टार्ट हो जाती है। The doubly or more highly charged ions have d-n configuration with no 4s electron, general trend
ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड इज एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्टेड ही है। क्यों? एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया। क्यों? बिकॉज वन डी इलेक्ट्रॉन डज नॉट शील्ड अनदर इलेक्ट्रॉन, जो एक डी है वो दूसरे डी इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करता। दिस इज द केस। सो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज डी ऑर्बिटल डिफर इन द डायरेक्शन। कहता हाउएवर, लेकिन क्या होता है, द ट्रेंड ऑफ स्टेडी इंक्रीज इन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन थैलेपीज ब्रेक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव के लिए वो ब्रेक कर रहा है। जो रेगुलर जैसे हमने वो डिप देखी टेबल में जो डिप आ रही है, इन बोथ द केसेस आयंस हैव d5 कॉन्फ़िगरेशन। अब थर्ड फैक्टर आ रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी सबशेल की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कब होती है? d5 और d10, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो जब d5 कॉन्फ़िगरेशन आ गई मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई मतलब एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस होना जायज है, वो जेन्युइन है उस केस। सिमिलर ब्रेक्स अकर एट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द लेटर ट्रांजिशन सीरीज, जैसे हमने डिस्कस किया ही है, वहाँ पे वेरिएशन आ रही। तो उन वेरिएशंस के पीछे का बेसिक कॉज क्या हुआ है? डीकॉन्फ़िगरेशन, एक्स्ट्रा स्टेबल डीकॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएशन in ionization therapies for an electronic configuration Dn is क्या क्या इंटरप्रिटेशन है ये आपके इंटरप्रेट। पहली बात, the three terms responsible for the value of ionization therapy, कौन कौन सी थ्री टर्म्स आर? पहला, अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, आयनाइजेशन थेरेपीज को प्रभावित करने वाली जो टर्म्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से? सबसे पहला, अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, पहली बात। दूसरा, सेकंड, द रिपल्शन बिटवीन, सेकंड है ये द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकंड फैक्टर, द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और तीसरा, एक्सचेंज एनर्जी। कहता है ये तीन फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन थेरेपी को इफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस फर्स्ट, सेकंड रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन सेकंड, एंड थर्ड एक्सचेंज एनर्जी। वो आ गया ना वही बात कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेटर नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंजेस। अब अगर d5 की बात हो रही है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंजेस 1 2 3 4 ये हो गए, प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1, कितने हो गए? 10 एनर्जी एक्सचेंजेस होंगे, विच आर मैक्सिमम। लार्जर द नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंजेस, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वो चीज आ गई है। सो कहता था एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए? एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट, उस स्टेट के लिए जो वहाँ पे एनर्जी स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी के लिए ये एक्सचेंज एनर्जी रिस्पॉन्सिबल रहती है। इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन्स इन degenerate orbitals. When several electrons occupy a set of degenerate orbitals, the lowest energy state corresponding to maximum possible extent of single occupation, that is parallel spins, Hund's rule, loss of exchange energy increases the stability. जितनी ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो जैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्या होगा? आयनाइजेशन थेरेपी बिकम्स मोर डिफिकल्ट। जो आयनाइजेशन है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा, मतलब आयनाइजेशन थेरेपी ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पे। आयनाइजेशन टेंडेंसी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर डिफिकल्ट। सो देयर इज नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6। D6 के केस में लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। Mn पॉजिटिविटी क्या है? 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन रहती है और क्रोमियम की d5 होती है। यही कारण है कि आयनाइजेशन थेरेपी ऑफ मैंगनीज इज लोअर देन क्रोमियम है, क्योंकि क्रोमियम के केस में ग्रेटर नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है देन मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज में 4s1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
उसमें S1 भी है, जबकि यहाँ पे क्रोमियम के केस में सिर्फ D5 कॉन्फ़िगरेशन रहती है। ठीक, सो देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीज इज लोअर देन क्रोमियम। इन द सेम वे Fe2 पॉजिटिव D6 कॉन्फ़िगरेशन रहती है, जबकि Mn2 पॉजिटिव की D5 कॉन्फ़िगरेशन रहती है। दिस इज आल्सो द फैक्टर। ये अब बात हो रही है जो बीच में डिप्स आए थे, जो वेरिएशन थी। Mn2 पॉजिटिव की क्या है 3D5, Fe2 पॉजिटिव क्या है D6। सिमिलरली क्रोमियम की क्या थी D5 और मैग्नीज की क्या थी D5-4s1। ये चीज तो इन वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वहां पे क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है। वेरिएशन किसमें, आयनाइजेशन एंथैल्पी, चाहे वो सेकंड है, चाहे थर्ड है, चाहे फर्स्ट है, ये केस है। सो आयनाइजेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe2 पॉजिटिव इज लोअर देन दैट Mn2 पॉजिटिव। आप कह सकते हो द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीज। क्लियर, ये सारा नक्शा यहां से निकलता है। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये कहता है द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज मेटल इज पॉजिटिव 2। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कहता है लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, पॉजिटिव 2 है, टू फॉर्म M2 पॉजिटिव आयंस। जितने भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जितने भी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, सारे के सारे एलिमेंट जितने भी, सो ions from the कैसे atom, the sum of first and second ionization enthalpy is required in addition to the enthalpy of atomization। enthalpy of atomization के अलावा हमें पहली दो आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम भी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है ना, दोनों चीजें डिस्कस होंगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी एज वेल एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। द डोमिनेटर कौन सी है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हिच शोज अनयूजुअली हाई वैल्यूज फॉर क्रोमियम एंड कॉपर के लिए आई है। जब हमने टेबल देखा तो वहां पे सो वेयर M पॉजिटिव, जो M पॉजिटिव आयंस आपके पास होते हैं, M पॉजिटिव आयंस मतलब मोनोवैलेंट स्पीशीज, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 1, इस केस में क्या है D5 D10 कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली, किसमें क्रोमियम और कॉपर की बात हो रही है। क्रोमियम में क्या होती है D5s1, कॉपर में D10s1 होती है। ठीक है, तो उनकी बात हो रही है। द वैल्यू फॉर जिंक इज कॉरस्पॉन्डिंगली लो एज आयनाइजेशन क्रॉसेस द रिमूवल ऑफ 1 4s इलेक्ट्रॉन व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। इसमें कॉपर के केस में so trend in the third ionization enthalpy is not complicated by 4s orbitals, क्योंकि 4s खत्म हो गया, दो इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों रिमूव हो गया, तो कौन बचा -1d बचा वहां पे। shows the greater difficulty for removing electron from D5 D10 कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, so general the third ionization enthalpy of copper, nickel and zinc indicate why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for these elements। क्वेश्चन आ जाता है कि वाई जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक 3 पॉजिटिव क्यों नहीं बन जाता, कॉपर 3 पॉजिटिव क्यों नहीं बन जाता, तो यही रीजन है उसका, कॉन्फ़िगरेशन। अब D5 D10 कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसमें। सो although enthalpies give some guidance concerning the relative stability of oxidation state, this problem is very complex and not amenable to ready generalization। कहने का मतलब सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी के आधार पर हम स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस नहीं कर सकते, और भी फैक्टर्स होते हैं। सो दिस इज हाउ द आयनाइजेशन एंथैल्पी फैक्टर एंड इट्स वेरिएशन, इट्स अल्टरेशन इन द 3D सीरीज इज स्टडीड इन NCERT। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।